नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री माधव गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। और इससे पहले सीएम सैनी ने गौशाला परिसर में बने श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर गौमाता को चारा भी खिलाया। इस मौके पर सीएम ने अपने कोष से 21 लाख रुपए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी अपनी ओर से 11-11 लाख रुपए माधव गौशाला को देने की घोषणा की। इसके बाद सीएम सैनी ने प्रदेश में आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान पर भी बयान जारी किया। हमने यह भी निर्णय किया कि गौशालाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए। इनमें चाहे शेड की व्यवस्था की बात हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे चारे की व्यवस्था की बात हो, इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए वो जारी किए हैं इस वर्ष में। इनमें से लगभग 6500 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा चुका है। मैंने बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए प्रति गौशाला 10 लाख रुपए का अनुदान वो दिया जा चुका है। ऐसी 50 गौशालाओं में शेड बन करके भी तैयार हो गए हैं। लगातार ये सरकार गौ हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं, 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 215 गौशालाएं थी, जिनमें 1,74,000 हमारी बेसहारा गौ माता वहां रहती थी। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार ने गति से काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण करने का काम ये हमारी सरकार में हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इन पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 270 करोड़ रुपया चारे के लिए गौशालाओं में भेजने का काम वो अनुदान के रूप में हमने किया है। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं की चारे के लिए 166 करोड़ रुपया गौशालाओं को भेजने का काम भी हमने किया है। इसके अलावा 350 शेड व चारा गोदाम के निर्माण के लिए भी 30 करोड़ रुपया का अनुदान गौशालाओं को पहुंचाने का काम हमने किया है। और जैसा मैंने अभी कहा है, हमने पंचायतों की, जो अभी मैं बात कर रहा था कि गौचरान की जो भूमि है वो गौशालाओं को देने की ये व्यवस्था भी हमने की है, ताकि गौशाला की भूमि के ऊपर, चाहे गौशाला गौचरान की भूमि पर या तो गौशाला खोल सकते हैं या उनके चारे के लिए उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोबर-धन योजना शुरू की है। और इस योजना से यदि प्रदेश की कोई गौशाला बायोगैस संयंत्र लगाना चाहती है तो गौ सेवा आयोग हमने उसमें प्रावधान किया है। उस बायोगैस जो संयंत्र लगेगा उसके लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमने किया है। अभी पिछले दिनों हमने पिंजौर में गौशाला के अंदर ये जो बायोगैस संयंत्र है उसको लगाने का काम किया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 90 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर के अंदर बनकर के तैयार होगा, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने वहां पर उसका लोकार्पण भी किया है। वो भी बनकर के तैयार हो जाएगा, जिससे कि गैस भी बनकर के तैयार होगी। और हमारी गौशालाएं
वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। उस दिशा के अंदर हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। हमने शेष 344 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90% उसके ऊपर सब्सिडी देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, ताकि बिजली का बिल वो 0 हो, उसका कोई बिजली का बिल ना आए। और हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि गौशालाओं के लिए मात्र 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया था। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा के अंदर गौ वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 उसको लागू किया है। इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सख्त कारावास और तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 साल की कैद का भी प्रावधान इसके अंदर किया है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बाडरा की ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचे और आपको बता दें कि ब्राह्मण धर्मशाला में सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने सदैव ब्राह्मण समाज को उसका वंचित हक दिलवाने का काम किया है और युवा आज भी उनके ईबीपीजी जैसे बड़े फैसलों के कायल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला में 27 अप्रैल को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण देने के लिए जिस भी जगह पहुंच रहे हैं उस जगह विभिन्न ब्राह्मण संगठनों एवं सामाजिक संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया है। बहुत अच्छा लगा आज बाडरा आने में और सबको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवा साथियों का साथ मिला। बस ये 27 तारीख को जो एक बहुत भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं भगवान परशुराम जी का उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उसका न्योता देने आया था और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बाडरा भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा ले। बाडरा के लोगों ने कुछ मांगे, वो बाडरा के लोगों की कुछ स्थानीय मांगे हैं, कुछ समाज की मांगे हैं, वो सारी मांगों को सम्मिलित करके हम सही पटल पे सही जगह रखते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। गर्मियों के मौसम में ट्रांसफार्मर जलने या तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान होगा। बिजली विभाग के सभी सब डिविजन्स के ऊपर ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित होगा और एक गाड़ी 24 घंटे ट्रांसफार्मर्स बदलने या फिर तकनीकी दिक्कत दूर करने के लिए तैयार रहेगी। सब डिवीजन पर बनने वाले ट्रांसफार्मर बैंक को ऑनलाइन किया जाएगा और हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का चयन न होने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है क्योंकि कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। ऐसा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब फैसला लेने में सक्षम नहीं है। पर्याप्त बिजली है और हम आने वाली गर्मियों की बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे वो भी ऑगमेंट करवाए हैं कि अगर कहीं पर लोड ज्यादा है और कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो मैंने सारे बदलने के लिए कहा। हर सब डिवीजन में मैंने एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए कहा है। हर सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी रेडी रखने के लिए कहा मैंने। सरकारी नहीं है चाहे हायर कर लो, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जहां जल जाता है, ज्यादा तो यही होता हमारा, जल जाता है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाए। किसी प्रकार की हमारे पास सफिशिएंट बिजली है और हम लोगों को उस प्रकार से देते रहेंगे। ये पहले का ही है, कोई नया नहीं है। ये देखिए शहरों को हम पूरी दे रहे हैं 24 घंटे की। जगमग गांव जो 5,500 के करीब है हम पूरी दे रहे हैं। ये जो 1300 गांव है जहां वो अभी जगमग नहीं हुआ है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा
और विभाग की ओर से संयुक्त सचिव AK देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकुला, हिसार और सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। पंचकुला में होने वाले परशुराम जयंती समारोह का न्योता देने के लिए भिवानी पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका द्वारा वैश्विक स्तर पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वह भारत के लिए आने वाले समय में एक मौके के रूप में शामिल होंगे, न कि नुकसान के लिए। इसी मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस से उनकी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात भी की है। परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पंचकुला में आने वाली 27 तारीख को, और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और ये हम हर साल करते हैं कार्यक्रम, जहां हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज भिवानी आया हूँ सबको न्योता देने, और सारे भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने करनाल में पहले 2 कार्यक्रम किए थे, इस बार पंचकुला में के जिले में होंगे। फरीदाबाद दौरे पर रही कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने ईडी द्वारा गांधी परिवार पर की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है, क्योंकि वह पाक साफ है। मुमताज पटेल ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है और इसीलिए तमाम एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक आरोप पिछले काफी समय पहले सालों से कांग्रेस पर लगा जा रहा है। मुद्दा ये है कि नेशनल हेराल्ड में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से चार्जशीट के बारे में गलत प्रेजेंटेशन जनता तक पहुंच रही है, हम उसका पर्दाफाश करना चाहते थे। हम लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं। क्या है गलत और क्या सही है, थोड़ा बताइए। देखिए, एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि इसमें जो चार्जशीट में नाम है सोनिया जी के, राहुल जी के, कि करप्शन इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। पर जाहिर है और साफ है, ईडी भी ये जानती है कि 1 पैसे का जो है लेन देन जिनके नाम चार्जशीट में है उनके साथ नहीं हुआ है। बहुत ही स्पष्ट और क्लियर केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपने बनाया, आखिरी दिन पे जो आखिरी डेडलाइन होती है उस पर चार्जशीट फाइल करी गई। चार्जशीट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। ये कंपनी को, न्यूज़पेपर को, सदस्य परिवार भिवानी में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और एकेडमियों पर शिक्षा विभाग ने छापेमारी करके कार्यवाही की है और इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का नोटिस दे दिया है और कहा कि अगर दोबारा ये स्कूल खुला तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। वहीं उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और एकेडमियों की लिस्ट जारी की गई है और इसी कड़ी में आज छापेमारी का कार्रवाई की गई है और उन लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि वे स्कूल की मान्यता को लें या बंद कर दें। देखिए, जैसा आपको पता है, अभी आज भी हमारी टीमें हर ब्लॉक में एक टीम वो बना दी गई है और ब्लॉक लेवल के ऊपर क्विक रिस्पांस टीम्स उनका क्लस्टर लेवल के ऊपर गठन कर दिया गया है और हर ब्लॉक में वो छापामारी चल रही है। और ये ऐसे स्कूलों के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है, ऐसी एकेडमीज के खिलाफ है जिनकी मान्यता नहीं है। तो जब भी जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं वीडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। हम सभी अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि इस प्रकार के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चों का भविष्य वो दांव पर ना लगाएं और सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें ही बच्चों को अपना एडमिशन के लिए भेजें।
कस्बा शाहाबाद अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव कृष्ण मालिक ने अनाज मंडी का जायजा लिया है और अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का तोल चेक किया और साथ ही उन्होंने अनाज मंडी में आए किसानों से बातचीत भी की है। अपने दौरे को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव कृष्ण मालिक ने कहा कि वह समय समय पर जो अनाज मंडी का दौरा करते रहते हैं। तुलाई से संतुष्ट हूँ मैं। मेरे को बताया गया है ऐसे ऐसे तुलाई होती है, 650 ग्राम का कट्टा है, 50 किलो की बर्फ। इस सेक्रेटरी खुद मौके पर आए हैं मार्केट कमेटी के, उन्होंने मेरे को बताया है भाई ऐसे ऐसे तोल है, इतना ये कट्टे का है, इतने का। डेढ़ कट्टे का तोल संतुष्ट हो आप? कोई दिक्कत नहीं आई? ये बताओ कि मेरे को उसी को तोल के बारे में बताया, सिखाया भी है। आज हमने लगभग 3 तोल चेक करे हैं आपके सामने। 2 तोल तो मंडी में लगे हुए थे, एक पहले एक इनका तोल लिया अभी। एक को हमने जो अभी तोल बंद हो गया था उसको स्पेशल बुला के चेक कराया। और पहले भी मैंने आपको बताया और अब भी बता रहा हूं कि किसान जो है, चाहे हमारा किसान कितना भी पढ़ा लिखा है, वो खुद अपना तोल चेक नहीं कर सकता और सरकार ने हमें लगा रखा है उनका तोल चेक करने के लिए। हमने बहुत से किसानों को पहले भी सिखाया है और आज इन किसानों को भी हमने बताया है ताकि कैसे तोल चेक कर सकते हैं अपना। महेंद्रगढ़ की होनहार बेटी डॉक्टर अंकिता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 337वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात यह रही कि अंकिता ने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। बहुत खुशी के है और सब बहुत खुश हैं और अंकिता को सब बधाई दे रहे हैं। ये अपने सेल्फ स्टडी करती थी, घर का काम भी करती है तो उनके साथ साथ ये पूरा काम किया है। हाँ भाई, हमें तो पता नहीं क्योंकि सवेरे अपने पढ़ती थी, रात तक देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन मतलब इसने अपनी पूरी मेहनत करी और उसी का नतीजा है ये। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, उनसे बात करते करते ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। सर मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो मैंने ड्यूटी के साथ ही तैयारी शुरू की थी। बीच में मैंने जॉब से ब्रेक लिया था तैयारी पे फोकस करने के लिए और फिर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। इस बार इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चों ने 2 ने करके दिखाया, आगे मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर और हैं, वो भी इस लाइन को चूज करें और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जान पहचान के उनके बच्चे भी इसी लाइन में आए तो हमें और भी ज्यादा। अंकिता ज्यादातर तो रात के समय ही पढ़ती थी, लेकिन दिन में तो क्योंकि एक डॉक्टर थी इसको अपने पैसे में ही फुर्सत नहीं मिलती थी, रात के टाइम देर तक पढ़ती थी, उसी में तैयारी की। और घर में तो माहौल पहले से ही अच्छा था कि ठीक ठाक पढ़ाई लेने के लिए समय निकाल सकते हैं क्योंकि घर के अंदर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया है। आपको बता दें कि इसमें बहादुरगढ़ के आदित्य विक्रम अग्रवाल ने 5वें प्रयास में 9वीं रैंक हासिल की है। इस दौरान आदित्य ने बताया कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने बहुत संघर्ष किया है, ये मेरा 5वां प्रयास और तीसरा इंटरव्यू था। जब मैंने पिछले 2 प्रयासों में इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया तो मैं जो है बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेडिटेशन किया और मेरे माता पिता और बड़ी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। 5वां अटेम्प्ट था बच्चे का, 5वें अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ है, 9वां रैंक मिला है। लोगों का बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, फिजिकल पे आ रहे हैं, बधाइयाँ आ रही हैं मोबाइल पे। हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, इसके साथ रहे हमेशा। इसकी मम्मी है वो सुबह खाना बना के देती थी, ये अपना लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में अपना पढ़ता था, शाम को आता था, शाम को भी इसका पूरा सपोर्ट करते थे, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। खुशी तो सभी को है, माँ बाप को है, दोस्तों को है, तो उन्हीं के साथ मिलकर खुशी जाहिर करें। संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है
बट आखिरी में सफलता मिली है। तो डटे रहे हैं हमेशा अपना दृढ़ निश्चय लेकर। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और तीसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था इस बार। इस दौरान मेरा यही रहा है कि एक पाथ लेकर चलना है, एक रास्ते पर चलना है और उसी में ही करते रहना है। तो डेली अपना एक ही तरीके से शेड्यूल बनाना कि मुझे 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी में जाकर मुझे पढ़ाई करनी है, तो वही रहा मेरा। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बेटे ने भी बहुत करी है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। खुशी बस घर में मीठा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर में माथा टेकेंगे। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लगाई गई सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। शुगर, बीपी, लिपिड प्रोफाइल और कई अन्य टेस्ट यह मशीन एक साथ करती है, जिससे लोगों को जांच के लिए अलग अलग स्थान पर नहीं जाना पड़ता और साथ ही एक नॉर्मल टेस्ट के लिए जाने वाले ब्लड सैंपल से काफी कम मात्रा में यह मशीन ब्लड सैंपल को कलेक्ट करती है और तुरंत इसकी रिपोर्ट दे देती है। इस मशीन के लिए लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का धन्यवाद किया है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में एटीएम की तरह काम करने वाली इस सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन का शुभारंभ किया था। सेल्फ मल्टी हेल्थ चेकअप मशीन यानी कि खुद से मरीज अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकता है, लेकिन आधुनिक मशीन का प्रयोग करने हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से लैब टेक्नीशियन की एक टीम भी नियुक्त की गई है। बहुत अच्छी मशीन है हमारे लिए, अच्छा रिजल्ट है इसका। एचबी भी थोड़ा लेते हुए अच्छी रिपोर्ट आती है इससे जी, बहुत अच्छी है हम गरीबों के लिए भी। हम यहीं पे आते हैं जांच करवाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देती है जी। जी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जी हमारी। ये मशीन जो है ना अभी के बच्चे के लिए बहुत अच्छी लग रहा है। लगवाई है मिनिस्टर आरती राव ने, बहुत अच्छा है और दूसरी जगह भी लगनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा है। हम आरती राव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पब्लिक सेवा का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बढ़ चढ़ रही है। एक्चुअली AI बेस्ड मशीन है जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे इसमें इंक्लूड किए। लगभग 25 से 30 टेस्ट हम कराते हैं। थोड़ा इसमें कंप्लीट टेस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो जिसको ज़रूरत होती है उसी पेशेंट को या सीनियर सिटीजन, मेनली हमने इसको सीनियर सिटीजन को कमरे में लगाया है कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम निरोगी प्रोग्राम एंड सीनियर सिटीजन की केयर का अलग से प्रोग्राम। तो मेनली ब्लड शुगर या लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 40 के बाद सीनियर सिटीजन को ज़्यादा होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला